हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लोग है इम्यूनिटी वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी में ही बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। बेसिकली थोड़ा ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है, क्योंकि डिटेल पढ़ना नीड है, इसका इस चैप्टर का डिटेल में नीड है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बट डिटेल में अगर पढ़ते हो तो अच्छा रहता है। ये नॉट जस्ट कि आप नीट से 1 मंथ पहले आप चैप्टर पढ़ने के लिए तो नहीं, ये क्लास 12th या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट का एग्जाम देना है तो ये चैप्टर इस तरह से स्टार्टिंग से पढ़ो और डेप्थ में है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में आने वाला है एकदम सटीक, वो मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो 100% वही चीज उठ के आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ वहीं से क्वेश्चन आता है ये गारंटी है। ठीक है, और वहीं से आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, कह नहीं सकते कि यही आएगा, बट आ सकता है। चलो नेक्स्ट इज, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। इसमें 2 लेक्चर का आएगा, एड्स का 1 लेक्चर आएगा और कैंसर का 1 लेक्चर और इसका 2 लेक्चर। ठीक है, ड्रग्स के बारे में हम लोग अलग से देखेंगे और अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बेसिकली फंडामेंटल रहेगा चैप्टर का, है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए थे, अभी तक हम लोग ने क्या देख चुका है, अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग ने इम्यूनिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। देखो डिवीजन करा रहा हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने इम्यूनिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो इम्यूनिटी था उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरा जो इम्यूनिटी था उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरा जो इम्यूनिटी था वो हमारा था एक्वायर्ड। नाम से पता चलता है इनेट मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट होगा इम्यूनिटी। तो ये क्या था? ये बाय बर्थ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी था। और ये क्या था? आफ्टर द बर्थ ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आया था। ठीक है, इम्यूनिटी। तो अगर हम लोग देखते हैं तो बर्थ में है तो ये नॉन स्पेसिफिक होगा। मतलब बर्थ में जो, मान लो तुम्हें कोई गिफ्ट मिलता है तो तुम्हें नॉन स्पेसिफिक गिफ्ट ही मिलता है, तो मतलब इनेट को तुम एज ए गिफ्ट मान के चलो। ठीक है, तो वो नन कोई स्पेसिफिक चीज तुझे नहीं मिलता। ठीक है, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो सकता है और ये कंजेनाइटल हो सकता है, मतलब मदर से फिटस में यहाँ पर में आया होगा। ठीक है, एक्वायर्ड हो सकता है आफ्टर द बर्थ एंड स्पेसिफिक हो सकता है। तुमने कुछ कुछ चीज है, मान लो तुम डॉक्टर के नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेसिफिक चीज कर रहे हो, तो वो तुम क्या कर रहे हो? नॉलेज को एक्वायर्ड कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक चीज का नॉलेज एक्वायर्ड कर रहे हो ना नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो जस्ट लाइक दैट कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था 4 तरह का बैरियर पढ़ना था। फिजिकल बैरियर, इसमें 4 तरह का बैरियर पढ़ना था। फिजिकल बैरियर, दूसरा बैरियर कौन था? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा बैरियर क्या था? सेलुलर बैरियर। चौथा बैरियर क्या था? साइटोकाइनिन, साइटोकाइन, सॉरी साइटोकाइन। तो 3 4 तरह का बैरियर था। फिजिकल बैरियर जो हमको रोकता था, फिजिकल बैरियर जो बाहर से रोकता था, जैसे क्या? स्किन और म्यूकोसा। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो क्या था? सलाइवा वगैरह था और टीयर, गैस्ट्रिक जूस वगैरह सब था। ठीक है, सेलुलर बैरियर क्या था? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल, जिसमें क्या रहता है? न्यूट्रोफिल्स आ रहा था, मोनोसाइट्स था, ये सब क्या करता है? मैक्रोफेज, ये सब सेल को क्या कर रहा था? इनगल्फ कर रहा था। तो ये एक, आज मैं ये बताऊंगा इसका इंटरलिंकिंग होता है, ये सब पता होगा तो ही आज हम लोग ह्यूमन इम्यून सिस्टम पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसीलिए मैं 10 मिनट इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, इंटरफेरोन्स में क्या, साइटोकाइनिन्स में क्या हम लोग पढ़ते थे? इंटरफेरोन्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये बेसिकली ये बेस्ड होता है मेमोरी पे। ठीक है, मेमोरी पे बेस्ड होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 तरह का होता है, एक्टिव, एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव हो सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है, उसमें भी हम लोग ने डिवाइड कर दिया था इसको, डिवाइड कर दिया था कि इसमें नेचुरल में और दूसरा क्या? आर्टिफिशियल में। इसको भी डिवाइड कर दिया था नेचुरल में और दूसरा आर्टिफिशियल में। ठीक है, अगर बताओ एक्टिव है, ठीक है, और नेचुरल है,
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। नेचुरली तुमको इन्फेक्शन होगा, तुम जरूरी थोड़ी है तुम जाके इन्फेक्शन खुद से लेने जाओगे, ऐसा तो कोई नहीं करता मुल्क के अलावा, ठीक है। आर्टिफिशियली अगर तुम्हें किसी चीज का वैक्सीन मिल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियली तुम ले रहे हो किसी चीज का वैक्सीन, तो वो क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और और वो कौन सा होगा, एक्टिव आर्टिफिशियल, ठीक है। दूसरा है वैक्सीन, अगर तुम मान के चलो नेचुरल पैसिव, अब इसमें भी नेचुरल है, नेचुरल में पैसिव क्या हो जाएगा, आईजीजी, जैसे कि तुम्हें प्लेसेंटा से मिलता है आईजीजी, ठीक है, या फिर आईजीए मिलता है कोलोस्ट्रम से। आज मैं लास्ट में बताऊंगा ये सारा आईजीजी आईजीए सारा का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं, तो ये हो गया आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये था हमारा दो लेक्चर की बातें थी जो कि हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, ठीक है, फिर लिम्फोइड टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेल्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक बात करेंगे एंटीबॉडीज से, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटीबॉडीज इस चैप्टर में, इस आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो इस पिक्चर में देख रहे होगे, क्या देख रहे हैं कि इसमें लिम्फ नोड दिख रहा है, थाइमस दिख रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा बॉडी का क्या है, ह्यूमन ड्रेनेज सिस्टम है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ये पूरे बॉडी का क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है ना। तो यहाँ से लिम्फ आता है अपर लिम्फ से आता है, ये थॉरेक्स में इस तरह से जाता है, ड्रेन हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ड्रेनेज चलता है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। व्हाट इज लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स जहाँ की मैचुरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का, कहाँ पे, जहाँ से ये ओरिजिन करता है, ठीक है, जहाँ से ओरिजिन करता है, मैचुरेशन होता है और प्रोलिफरेशन होता है, तो क्या याद रखो, ओएमपी। तो यहाँ पे ओरिजिनेशन होगा, मैचुरेशन होगा, प्रोलिफरेशन ऑर्गन को क्या बोलेंगे, साइट को क्या बोलेंगे, और लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह का होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, एक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे कि इसका एग्जांपल याद रखो, बोन मैरो, डायरेक्ट एग्जांपल आता है, पता है, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। तो बोन मैरो या थाइमस क्या करता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज करता है, ठीक है। मतलब जो इमेच्योर होता है वो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज कर देता है, मतलब कि जो ये इमेच्योर लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग, सॉरी, एंटीजन सेंसिटिव बोल सकते हैं, एंटीजन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है बोन मैरो में, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, ठीक है। तो बोन मैरो में और थाइमस में अगर बात करते हैं तो दोनों में से कौन बेस्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो जाता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये बात हुई हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जैसे कि ये क्या होता है कि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट बन गया, ठीक है,
एंटीजन को अब लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन करवाना है, तो वो इंटरेक्शन कौन कराता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। मतलब क्या करता है, वहां पे मैचुरेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्या कराता है, अब ये क्या कराता है, प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, देन प्रोलिफरेट्स टू बिकम द इफेक्टर सेल। उसके बाद क्या होता है कि जो एंटीजन आता है, एंटीजन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, एंटीजन के साथ ही क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, और क्या बना देता है, क्या बनाता है, उसके बाद ये क्या कर देता है, लिम्फोसाइट और एंटीजन जाके जुड़ जाता है। अब उसके साथ एक्शन होना है, अब वो एक्शन होने के लिए हमारे पास बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट एक्ट करता है, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे सिस्टम में, ठीक है। तो एक चीज और देखो यहाँ पर कि जो बोन मैरो है, अब सबका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लो कि बोन मैरो क्या है, एक लिम्फाइड ऑर्गन है, मेन लिम्फाइड ऑर्गन इज अ बोन मैरो, जहाँ की जितने भी ब्लड सेल्स है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इज व्हाट लाइक ए ब्लड सेल, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स। तो ये ब्लड सेल्स है, ये यहाँ पर में का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर जब फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन लिम्फाइड ऑर्गन्स, ठीक है। थाइमस को क्या बोलते हैं, थाइमस लोब्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेथ स्टोन बोन, मतलब स्टर्नम बोन, ठीक है। द थाइमस इज अ क्वाइट लार्ज, देखो बर्थ के समय, इनिशियली बर्थ के समय थाइमस लार्ज होता है और धीरे धीरे साइज उसका कम हो जाता है विद द एज, एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसका प्यूबर्टी के समय इसका साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर में एक लाइन है जो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछते हैं कि बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। बोन मैरो और थाइमस क्या करता है, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर मैं क्या घुमा सकता है कि ये यहाँ पर मैं बी लिम्फोसाइट्स भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं याद रखना कि बी लिम्फोसाइट्स दे सकता है, ठीक है। और एक बात बताओ यहाँ पर, जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स है उसका एग्जांपल स्प्लीन हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकता है, टॉन्सिल्स हो सकता है, पेयर्स पैचेस हो गया, ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो ये सारा साइट क्या है कि लिम्फोसाइट्स को सबसे पहले तो क्या होगा, एंटीजन डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, ताकि जो एंटीजन आएगा, एंटीजन सेंसिटिव मतलब क्या, जो एंटीजन आता है उसको सेंस कर सकता है ना, बात तो वही जो कह रहा है उसी को समझो, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालो कि एंटीजन को सेंस कर सकता है, मतलब एंटीजन पे एक्ट करेगा कौन, ये सब जो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलो, तो बहुत हो गया। अब देखो स्प्लीन, स्प्लीन भी क्या है, एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि मेनली कंटेन करता है, क्या क्या होता है इसमें, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड फैगोसाइट्स, जो फैगोसाइटोसिस करता है, तो एक्ट एज अ फिल्टर फॉर बॉडी, तो एक्ट एज अ क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, किसको, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एक इरिथ्रोसाइट का लार्ज रिजर्वायर भी होता है, जो इरिथ्रोसाइट का डेथ हो गया रहता है, जो आरबीसी का डेथ हो गया रहता है, वो यहाँ पर में जाके फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी को बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन को और दूसरे में क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बना लेना, ठीक है, अगर टाइम है तो, नहीं है तो फिर टाइम तो किसी चीज का नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Okay, so now let's move to the lymph nodes. Lymph nodes is a small solid organ located in the different points along the lymphatic system. देखो, अब ये हमारा बॉडी है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स कैसे रन करता है, लिम्फ नोड्स बॉडी के अलग अलग पार्ट पे हो जाता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, नेक में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी के लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ रन करता रहता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल जैसे जैसे रन करता रहता है, वहां वहां पे कहीं कहीं पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है। ये लिम्फ नोड्स क्या करता है, ये लिम्फ नोड्स क्या करता है, लिम्फ नोड्स पे क्या होता है कि जितना भी जो ब्लड होता है, जो ड्रेनेज यहाँ हो जाता है लिम्फ नोड में, ठीक है, और ये टिश्यू फ्लूइड में ड्रेन कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लिम्फ नोड सर्वेस टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर माइक्रो, जब ये ड्रेन किया तो लिम्फ नोड क्या कर दिया, इसको ट्रैप कर लिया, ठीक है। कब, जब टिश्यू फ्लूइड से जो ड्रेनेज हो जाता है इसमें अपना माल मटेरियल जो डाल देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एंटीजन लिम्फ नोड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन वो उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स का क्या करता है, एक्टिवेशन करता है। तो क्या प्रोसेस होता है, तो लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, एक्टिवेशन एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है यहाँ पर, समझ में आएगी बात। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। लिम्फाइड ऑर्गन्स लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स। तो देखो, अब जो ट्रैक्ट्स मैंने बताए हैं, क्या क्या सब ट्रैक्ट्स होता है, ऊपर आओ तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हो सकता है, ठीक है,
दूसरा उसके बाद क्या सोच सकते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसके बाद जेनेटल ट्रैक्ट हो सकता है। यही ट्रैक्ट है ना हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इस ट्रैक्ट का जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है, तुम्हें पता है ऐसा का लाइनिंग अलग अलग तरह का लाइनिंग होता है। जो अंदर वाला लाइनिंग होता है उसको बोलते हैं म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है। तो उसके एसोसिएटेड लिम्फाइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फाइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। क्या बोलते हैं? माल्ट, MALT। और यही माल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% लिम्फाइड टिश्यू जो हमारे बॉडी में होते हैं वो माल्ट ही प्रेजेंट होता है। मतलब ये सारा मिला के क्या ही होता है, 50% मिलाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जेनेटरी और यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं पूरा, अगर सिस्टम को हम लोग देखते हैं तो ये सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है। ये सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। ये सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं CMI। क्या बोलते हैं? पहला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? CMI। तो CMI का फुल फॉर्म होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये एक तरह का रिस्पॉन्स होता है, एक तरह का रिस्पॉन्स होता है जो कि CMI के थ्रू होता है और AMI के थ्रू होता है। AMI का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। AMI का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। CMI को दूसरे टर्म में हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, और AMI को बोल सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो CMI बेसिकली किस पे एक्ट करता है, किसके थ्रू एक्ट करता है? टी सेल्स के थ्रू, और AMI एक्ट करता है बी सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये टी सेल्स और बी सेल्स समझ में आया। अभी मैं बता रहा हूँ टी सेल्स और बी सेल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या फिर सेलुलर इम्यूनिटी। इसको दो टर्म में बोल सकते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या फिर सेलुलर इम्यूनिटी। तो ये हमारे बॉडी का 60 to 70 पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कि टी सेल्स पे बेस्ड होता है। और यही टी सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन कौन करेगा? जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा लिंक करो, नाम से पता चलो, नाम से याद रखो इसको, ठीक है। जैसा नाम वैसा काम। तो ये चार तरह का टी सेल्स होते हैं। टी हेल्पर सेल्स, नाम ही सो जो नाम है वही काम है, ठीक है। टी हेल्पर सेल्स जिसको बोलते हैं THB से भी डिनोट कर सकते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं? टी किलर सेल्स, जिसको TK से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात समझ में कैसे लिखना है, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल्स, ठीक है। मतलब क्या होगा कि टी हेल्पर सेल क्या करेगा? बी सेल को हेल्प करेगा एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। टी किलर सेल्स मतलब क्या करेगा? सेल्स को किल करेगा, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो साइटोटॉक्सिक सेल मतलब मैक्रो जो सॉरी जो बाहर से जो एंटीजन आता है उसको किल करेगा। सप्रेसर सेल मतलब मान लो कि जो टी किलर सेल है वो ज्यादा एक्टिव हो गया, तो इसको सप्रेस कौन करता है? टी किलर सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या करता है? मान लो कोई एंटीजन आया, ठीक है, अब सेम उसका एंटीजन आया, उसको टारगेट करता है कौन? मेमोरी सेल्स। तो जो एंटीजन आता है ना उसका मेमोरी बना के रखना कौन सा सेल का काम होता है? टी सेल, टी मेमोरी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द पैथोजन एंटर इनसाइड द बॉडी, फर्स्ट मैक्रोफेज इंटरेक्ट विद देम एंड देन एक्टिवेट्स। तो पैथोजन सबसे पहले क्या करता है? इंटर करता है, उसके बाद क्या होता है? मैक्रोफेज सबसे पहले एक्टिव होता है, ठीक है। और टी हेल्पर सेल्स रिलीजिंग द साइटोकाइनिन्स ऑफ, और या फिर इंटरल्यूकिन्स या मोनोकाइनिन्स। तो ये सब क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं एक एक करके हम लोग सबके बारे में, है ना। चलो, तो देख लो कि टी हेल्पर सेल्स क्या करता है। मैं अभी थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इसको, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं है इसका, आसानी है। बस थोड़ा सा देखो कि किस तरह से ये एक्ट करता है। उसके बाद मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ वैसे उस डायग्राम को, मैं बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मान लो
अभी बोला कि जो भी कोई भी एंटीजन आता है तो सबसे पहले क्या एक्ट करता है, मैक्रोफेज। तो सबसे पहले क्या एक्ट किया, मैक्रोफेज। बट इस मैक्रोफेज के टाइप के सेल्स को क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी हेल्पर सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टी हेल्पर सेल्स को जाके स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला कि ये टी हेल्पर सेल्स वाया वाया लिम्फोकाइनिन्स, ये किसको एक्ट करेगा, वाया लिम्फोकाइनिन्स, लिम्फोकाइंस या इंटरल्यूकिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन्स आईएल। तो अभी मैंने लास्ट लाइन ही बोला था कि इंटरल्यूकिन्स के थ्रू ये एक्ट करता है किस पे, बी सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बी सेल्स पे एक्ट किया, प्लस ये क्या करता है, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट कर देता है किलर सेल्स को। ठीक है, टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट कर देता है किलर सेल्स को। ये भी किसके थ्रू स्टिमुलेट करता है, लिम्फोकाइनिन्स या इंटरल्यूकिन्स के थ्रू। ठीक है, इंटरल्यूकिन्स के थ्रू ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, अब ये टी किलर सेल्स क्या करता है, अब ये टी किलर सेल्स क्या करेगा, किल करेगा। कैसे किल करेगा, या फिर परफोरिन सिक्रीशन करता है। ठीक है, कैसे किल करेगा, परफोरिन सिक्रीशन करेगा। ठीक है, या फिर लिम्फो टॉक्सिन सिक्रीशन करेगा। क्या सिक्रीशन करेगा, लिम्फो टॉक्सिन्स का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, या फिर सीएमआई को एक्टिव करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर में कौन काम आ रहा है, सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके काम हो रहा है। ठीक है, बट अगर बी सेल्स को एक्टिव कर रहा है तो मैंने क्या बताया था कि बी सेल्स किस पे डिपेंड होता है, एएमआई के। ठीक है, एएमआई। तो बी सेल्स एएमआई पे एक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ क्या करेगा, एंटीबॉडीज। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो समझ में आया ये किस तरह से काम करता है, आगे बात समझ में। चलो, तो अब देखो कि इस तरह से ये एक्ट करता है ना। चलो, अब देखो, अब एक एक करके हम लोग रीड करते हैं। तो बेसिकली यही है जो अब मैं ये समझाया ना, इसके अकॉर्डिंग तुम लोग फंक्शन डिफाइन कर सकते हो कि जो किलर सेल है वो स्टिमुलेट करता है, सॉरी हेल्पर सेल किलर सेल को स्टिमुलेट किया, और क्या किया था, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट किया था ना, और क्या कर दिया, डिवाइड कर देता, प्रोड्यूस क्लोन ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स, अपने अकॉर्डिंग वो सिमिलर सेल्स का ग्रुप बना दे, इसको बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, अब वो क्लोन्स बनाते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन होता है। अब इस क्लोनल सिलेक्शन के कारण मैंने क्या बताया कि लिम्फोकाइनिन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिम्फोकाइनिन्स इज लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक्युमुलेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी टू द अफेक्टेड साइट। तो जिस साइट पे इंजरी हुआ रहता है वहां पे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, टीएच सेल्स आल्सो स्टिमुलेट बी सेल्स, और वहां पे क्या करता है, टीएच सेल स्टिमुलेट कर देता है बी सेल्स को, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टी किलर सेल्स। तो टी किलर सेल्स क्या करता है, और क्लोन ऑफ दीज सेल्स। तो उस तरह से सेम क्लोनल सिलेक्शन करेगा, और क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड सेल्स और टारगेट सेल्स। ठीक है, और पैथोजन को किल करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स बाय सीक्रेटिंग द लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस एंड सीक्रेट्स द लिम्फोकाइनिन्स। ठीक है, व्हिच अट्रैक्ट्स फैगोसाइट्स। तो क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करके किल करेगा। ठीक है, परफोलिन का फॉर्मेशन कर देगा। दीज आर रिस्पॉन्सिबल सेल मेडिएट। तो अभी बताया कि ये किसके थ्रू होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करता है। और हाँ, किलर सेल्स भी क्या करता है, जो हमारे बॉडी का जो अलग टाइप का सेल्स होता है, ये फॉरेन सेल्स होता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी तरह का हम लोग ट्रांसप्लांटेशन किए, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट किए किसी दूसरे बॉडी का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा। ठीक है, जिसके कारण ऑटो इम्यून सिस्टम, ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या करेगा, फॉरेन सेल्स को किल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सप्रेसर सेल। नेक्स्ट क्या है, सप्रेसर सेल। तो सप्रेसर सेल यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्या करता है। अब देखो, अब टी साइटो टीसी एंड टीएच, टीसी और टीएच क्या करेगा यहाँ पर, टी साइटोसॉक्सिस या टी किलर। ठीक है, टीसी मतलब यहाँ पर में टी किलर सेल हो गया, और टीएच, टीके और टीएच
जब किल कर रहा था, एक को एंटीबॉडी हेल्पर कर रहा था कि बी सेल को हेल्प कर रहा था, अब इसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ठीक है, सप्रेस करेगा बाय सिंथेसाइजिंग सप्रेशन फैक्टर्स, बाय सिंथेसाइजिंग सप्रेशन फैक्टर से सिंथेसाइज करता है, जिसके कारण और सप्रेस द इंटायर इम्यून सिस्टम फॉर अटैकिंग अ ओन बॉडी। मतलब मान लो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस समय ये सप्रेस करके रखता है इस दोनों को। ठीक है, अगर सप्रेस नहीं किया तो ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर आता है। ठीक है, मेमोरी सेल्स ये क्या करता है, कोई पैथोजन को किल नहीं करता, ये मेमोरी बना के रखता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ए एंटीजन आया हमारे बॉडी पे, ठीक है, ए एंटीजन आया और इस पे क्या किया, एक्ट किया। अब क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी में इसका ए एंटीजन का एंटीबॉडी बन गया है। ठीक है, तो ये इस तरह का मेमोरी बनाता है। अब ये फर्दर कोई अटैक करता है, दूसरी बार में अटैक करता है, तो इसके अगेंस्ट ये एक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है। मतलब इनकाउंटर रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेमोरी सेल्स का फंक्शन करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा सो आवर सेकेंड पार्ट इज ऑटो sorry antibody mediated immune system इसका फुल फॉर्म AMIS। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये किसके बेस पे होता है, ये बी बी लिम्फोसाइट्स के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, बी लिम्फोसाइट्स के। अब ये इसके बेस पे है, तो इसमें मैं क्या बोला कि इसमें बस 10 to 20% किस क्या होता है, एंटीबॉडीज के बेस पे होता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स के बेस पे होता है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, बात तो क्वेश्चन तो उठना चाहिए भाई, एंटीबॉडी क्या होता है ना। चलो, तो एंटीबॉडी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, और डिटेल में एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी के डायग्राम पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंटीबॉडी के डायग्राम पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो अच्छे से हम लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो देखिए कि जो एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसको हम लोग आईजी से डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो क्या चीज से बना होगा, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा मतलब प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। कितना, ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। ठीक है, जिसमें 2 हैवी चेन होता है। ठीक है, 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है। ठीक है, 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है ना। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होता है। अगर हम लोग बात करते हैं हैवी चेन को डिपेंड करते हैं H2 से, मतलब 2 हैवी चेन, और लाइट चेन को डिनोट करते हैं L2 से। तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा H2L2। तो ये एंटीबॉडी को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों चेन है वो, ये दोनों चेन जो होता है ये किससे कनेक्ट होता है, हेल्ड टुगेदर बाय, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आ गई, इतनी सी बात है टाइप्स ऑफ ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक और बात बताओ कि जो एंटीबॉडी है इस तरह से, ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, पहले से लेमन डायग्राम समझ लो कि ये एंटीबॉडी है। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, ये एंटीजन से बाइंड करेगा। ठीक है, एंटीजन क्या होता है भाई, एंटीजन इट इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि मोस्टली मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, वो एक्टिवेट करता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। ठीक है,
और ये किस पे लॉक करता है, लाइक देखो कि ये तुम्हारा एंटीजन है, ठीक है, और ये तेरा एंटीबॉडी का हुक है, ठीक है। तो ये लॉक एंड की फंक्शन पे काम करता है। किस फंक्शन पे काम करता है? ये लॉक एंड की फंक्शन पे ये काम करता है, फैशन पे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मेशन कर देता है? लॉक एंड की बना देगा। तो किस चीज का बन रहा है? एंटीजन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और एंटीबॉडी बन के क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये इस तरह से एक्ट करता है। समझ में आ रही बात? तो ये हम देख रहे हैं इसमें। तो अब हम लोग देखते हैं कि तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ है, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है। तुम्हें बस देखो कि यहाँ पर में डाई सल्फाइड बॉन्ड तुम्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये भी डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये इसका एन टर्मिनल है, और इसका ये सी टर्मिनल है, इसका सी टर्मिनल है, ठीक है। इसका ये एन टर्मिनल है। एन टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इसको बोलते हैं पैराटॉप। क्या बोलते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इसको बोलते हैं पैराटॉप। तो पैराटॉप तो हो गया, लेकिन एपिटॉप क्या होता है? देखो ये एंटीजन है, एंटीजन बाइंड कर रहा है, तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं? एपिटॉप। और जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है जिसको बोलते हैं पैराटॉप। तो एंटीजन बाइंडिंग, ये देखो ये एपिटॉप हो गया जो एंटीजन पे बाइंड कर रहा है, ठीक है, और ये पैराटॉप हो गया, ठीक है। जो साइट होता है उसको बोलते हैं पैराटॉप। एंटीजेनिक जो साइट, जो चीज साइट जो एंटीजन का वो बाइंड कर रहा है उसको बोलते हैं एपिटोप। समझ में आ गई बात? चलो, तो एक चीज बताओ, ये जो इतना पार्ट है, ये देखो ये इतना पार्ट है, ये जो साइट है ये वेरिएबल साइट है, ठीक है। ये क्या साइट है? ये जो साइट है ये वेरिएबल साइट है, ठीक है। मतलब ये इस पे क्या करेगा? वेरिएबलिटी शो होगा, मतलब इस पे एंटीजन इस पे बाइंड करेगा, ठीक है। और ये जो साइट है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, है ना। समझ में आ गई बात? चलो, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हिंज, है ना। चलो, तो ये सारा चीज था डिस्कशन एंटीजन के बारे में। बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एंटीजन, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटीजन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन है इसका एग्लूटिनेशन। क्या इसका फंक्शन है? एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन मतलब क्या होता है? मतलब लाइक अ सेल लाइसिस, मतलब एक दूसरे को मार काट देना, ठीक है। तो एक दूसरे को मार काट देना मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन डिस्ट्रॉय द पैथोजन बाय द सेल लाइसिस। मतलब क्या होता है? एक सेम तरह का एंटीबॉडी आपस में भिड़ता है और दोनों को मार काट देता है, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कोटिंग ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया कोटिंग मतलब क्या? एंटीजन विथ ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, ठीक है। जैसे आईजीजी आईजीएम ऑप्सोनिन एंटीबॉडी है, वो क्या करता है? फैसिलेट्स द फैगोसाइटोस साइट्स, क्या करता है? फैगोसाइट सेल्स को क्या करता है? फैसिलेशन प्रोवाइड करता है विच ऑप्सिन एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, या फिर ऑप्सिन क्या करता है? प्रोमोट करता है फैगोसाइटोसिस। तो ये किस तरह से हेल्प करता है? सबसे पहला एग्लूटिनेशन, उसके बाद क्या करता है? ऑप्सोनाइजेशन, और क्या करता है? सेल को लाइसिस कर लेता है, ठीक है। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स ऑफ द बैक्टीरिया बाय अटैचिंग विथ देम। तो एंटीबॉडी क्या करता है? टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का भी हेल्प करता है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया क्या टॉक्सिन तो सीक्रेट कर ही रहा है, तो अब वो सीक्रेट होगा तो हार्म तो कहीं ना कहीं करेगा ही, ठीक है। हार्म तो कहीं ना कहीं करेगा ही, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम इसका होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? देखो हमारा बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे बॉडी में मान लो कोई ए एंटीजन आया, वो स्किन के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है, या फिर स्किन के थ्रू इंटर करेगा, या फिर माउथ के थ्रू इंटर करेगा, या फिर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से या फिर जेनाइटल या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से इंटर करेगा। मतलब जहां हमारा बॉडी का ओपनिंग होगा वहीं से वो क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, तो वो वहां से इंटर कर रहा है, तो मान के चलो स्किन हमारा डैमेज है, स्किन के थ्रू वो नहीं रोक पाया। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो भी उसको रोक नहीं पाया। तो ये जो रोक रहा है वो क्या डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, और ये पहला तैनात यहाँ पर में तैयार है, जिसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब देखो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, अब मान लो ये इसको भी क्रॉस कर लिया, अब कहाँ जाएगा बच के, तो हमारे सेल्स में कहाँ इंटर कर गया, म्यूकोसा से। अब कहाँ ये इंटर कर गया, स्किन से कहाँ इंटर कर गया, हमारे ब्लड में इंटर कर गया। तो ब्लड में क्या है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, इंटरफेरोन्स। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। अब इससे ये निपटाएगा, अब न्यूट्रोफिल्स निपटाएगा, ठीक है, मोनोसाइट निपटाएगा, मैक्रोफेज निपटाएगा। चलो ठीक है, अब ये भी नहीं काम कर पाया भाई, ये भी काम नहीं कर पाया, तो अब कौन आएगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब टी एंड बी लिम्फोसाइट अब एक्ट करेगा। अब किस तरह से एक्ट करेगा, तुम इंटरलिंक करो, मैंने जितना भी प्रोसेस बताया है AMIS और CMIS के बारे में, ठीक है, वो पूरा एक्ट करेगा उस तरह से, और टोटली इम्यून सिस्टम पे काम करेगा। तो भाई ये था हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का, कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, पूरा लेमन टाइप बताया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अभी 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 लिंक होगा, रुक जाओ। तो ये जो मैंने बताया है, सबसे पहले तो मैंने ये बताया है कि एक्वाइड के बारे में क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज जिसको बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, बी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो ये सारा जो वर्क कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद किस तरह से वर्किंग का तरीका ये देख लो। ठीक है, वर्किंग का तरीका ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखो, उसके बाद ह्यूमन सिस्टम, तो हमने सबसे पहले ऑर्गन के बारे में देखा, उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू के बारे में देखा, सेल्स के बारे में देखा, फिर एंटीबॉडीज के बारे में भी हम देख रहे हैं। अब एंटीबॉडीज के बारे में भी देख ही लिए, अब टाइप्स देखना है, उसका फंक्शन देखना है। ठीक है, लास्ट हमारा वही रहेगा। लेकिन अब देखोगे किस तरह से ये लिंक हो रहा है, ठीक है, किस तरह से ये एक दूसरे को लिंक कर रहा है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर से। तो बहुत जरूरी है कि सबको एक बार अच्छे से देखना। ठीक है, चलो, है ना। देखो, अब हम लोग एंटीबॉडीज का टाइप्स है, अब हम लोग याद करने का एक तरीका है हमारे पास ही है, और किसी के पास हो सकता है नहीं पता। और देखो, हम लोग याद करेंगे गमदे। ठीक है, गम तो वैसे भी बहुत सारा है ही नीट का तैयारी करते करते, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लाइफ बन जाता है। ठीक है, चलो, गम दे के बारे में हम लोग देखते हैं कि गम देना है मतलब देना है। ठीक है, जैसे कि IgG, जी से हो गया जी, IgG, IgM, तो IgA भी आना चाहिए, IgM, IgD एंड IG दे, मतलब ई। देखो, अब सबको याद करने का ना बहुत अच्छा अच्छा तरीका है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट उसको समझना। देखो, IgG क्या होता है, IgG जो मैंने पहले बोला, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है, IgA। कौन होता है, IgA। ठीक है, उसके बाद कौन होता है, IgM। उसके बाद कौन होता है, IgD। उसके बाद कौन होता है, IgE, जो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये क्या सीक्वेंस है, ये सबसे कम होता है और ये सबसे ज्यादा होता है। ये सीक्वेंस समझ लिया। चलो, मैं इसको ना नेक्स्ट पेज में अच्छे से बताता हूँ। तो क्या मैंने बताया था इसमें, जल्दी से बताओ। IgG, IgA, IG गम दे, IgD एंड IgE। ठीक है, अगर हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, इधर से इधर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है भाई बताओ। इधर से उधर हम लोग जाते हैं तो इसका अमाउंट क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है और ये सबसे कम होता है। ठीक है, चलो, IgG के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, IgG है, तो जो IgG है ये मोनोमर होता है। क्या होता है, ये मोनोमर होता है। ठीक है,
ये मोनोमर होता है, ठीक है। आईजी जी मोनोमर होता है, आईजीई भी मोनोमर होता है, ठीक है। आईजीजी भी मोनोमर, आईजीई भी मोनोमर और आईजीडी भी मोनोमर है, ठीक है। और बात करते हैं आईजीएम। आईजीएम क्या होता है, याद रखो इसको, ठीक है, पेंटामर, ठीक है। आईजीएम क्या होता है, पेंटामर। तो भाई एक बात बताओ, ये पेंटामर है, ठीक है, आईजीए क्या है, डाइमर। तो ये डाइमर है, तो इसका हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या बता सकते हैं। तो आईजीए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे आईजीए एबीसीडी में क्या होता है, आईजीए, ठीक है। आईजीए एबीसीडी में क्या आता है, आईजीए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडी, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, कोलोस्ट्रम में। भाई तुम्हारा बर्थ होता है तो सबसे पहले क्या लेते हो, कोलोस्ट्रम ही लेते हो बाया ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो सबसे पहले तुम बर्थ लेते हो, जन्म तेरा जन्म हुआ, तो उसके बाद क्या सीखना स्टार्ट किए हो, एबीसीडी, ठीक है। तो आईजीए से याद रखो कि ये कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब तुम मान के चलो कि तुम बर्थ लिए, उसके बाद क्या आया तुम्हारे पास, आंसू आया, तुम्हारे अंदर क्या आया, आंसू, टीयर्स, टीयर्स में प्रेजेंट होता है। बच्चे में तुमने लार टपकाए होंगे, ठीक है, सलाइवेशन होगा तो सलाइवा में हुआ होगा। सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस, ठीक है। और क्या होता है, स्वेट्स वगैरह सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज ऐसे याद रखो। आईजीए खत्म। अब एक बात बताओ, अब मैं बताया कि ये सब कहाँ होता है, सलाइवा, स्वेट्स, टीयर, म्यूकस, ये तो फिर फंक्शन क्या है इसको। तो मान लो कोई एंटीबॉडी चला गया, ठीक है, उसको रोकता कौन है, म्यूकस में इनहेल्ड एंटीबॉडीज कौन रोकेगा, टीयर्स, सॉरी, वाया द जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा उसको रोकेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगा आईजीए। दूसरा क्या प्रोटेक्ट करेगा, हमारे बॉडी को या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पे कोई एंटीबॉडी आया तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करेगा, आईजीए। तो इस तरह से याद रखो, आईजीए खत्म, ठीक है। चलो आईजीजी की बात करते हैं। तो आईजीजी हमारा मोनोमर होता है और सबसे ज्यादा होता है, आईजीजी मोनोमर होता है लेकिन सबसे ज्यादा होता है। तो मोस्ट एबंडेंट पाया जाता है, ये मैं नहीं लिख रहा लेकिन पाया जाता है मोस्ट एबंडेंट, याद रख लो, ठीक है। फाउंड एंटीबॉडीज एंड मेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये मेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है ब्लड का, सबसे मेन, ठीक है। क्या होता है, सबसे मेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्लड होता है, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यहां से क्वेश्चन आता है, जो मैं लिख रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारी बात थी। तो एक बात बताओ कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, तो मतलब जब हम लोग एम्ब्रायोनिक स्टेज में होंगे तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लो कि जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में इट प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू द ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक स्टेज, लिख लो वहां पर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है एम, आईजीएम। आईजीएम के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं ये याद रख लो भाई कि सब मोनोमर होता है एक्सेप्ट पेंटामर, कौन होता है, एम, और ये डाइमर। तो आधा काम तो यही हो जाता है कि हमसे सबसे पहले पूछा जाता है ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट जनरेटेड एंटीबॉडी। तो एक बात बताओ, मैंने कुछ बताया था क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीएम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट साइज का होता है, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है। ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, कौन, आईजीएम। क्योंकि क्या है, पेंटामरिक फॉर्म है। तो मतलब पेंटामरिक का एग्जांपल बताए कि देखो एंटीबॉडी वाई शेप्ड होता है, ठीक है। तो मान लो ये इस तरह से है, तो इस किस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा, ये इस तरह से है। ये एक चेन एंटीबॉडी का, ये दूसरा चेन, ये तीसरा चेन, ये चौथा चेन, और यहाँ पर में कहीं पे एक पांचवा चेन होगा, ठीक है। इस तरह से अरेंज होता है 5 चेन। तो ये पूरा चेन अरेंज होता है, और ये चेन को कंबाइन करके क्या रखता है, जिसको बोलते हैं जे चेन, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे चेन। तो मोनोमर किस तरह से अटैच होगा, मोनोमर सिर्फ इस तरह से होगा, ठीक है। ये सारा इस तरह से होगा। डाइमर किस तरह से अटैच होगा, ये जो डाइमर मैं बताया हूँ,
ये इस तरह से जे चेन होगा, ठीक है, इस तरह से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, डायग्राम बना लेना इस तरह से, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है ना? याद कैसे करना है, इसी तरह से याद रखो, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं कम होगा तुम्हारा बनना, ठीक है, सारा क्वेश्चन का बनेगा। चलो देखो, अब ये सबसे तो मैंने क्या बता दिया, इसमें लार्जेस्ट होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी होता है, लार्जेस्ट साइज का होता है, पेंटामरिक फॉर्म होता है। पेंटामरिक फॉर्म में तो लार्जेस्ट के साथ के क्या होता है, हैवीएस्ट होता है, ठीक है, पेंटामरिक फॉर्म में तो हैवीएस्ट भी होगा। दूसरा आईजीडी, तो ये एक बात बताओ, फर्स्ट जनरेटेड जो इम्यून एंटीबॉडी है इम्यूनिटी के समय, ये फर्स्ट जनरेटेड होता है, मतलब फर्स्ट जनरेटेड टाइम ऑफ डिफेंस। तो मतलब मान लो कोई तरह अननोन एंटीजन आया, तो कौन सा एंटीबॉडी जनरेट होगा, सबसे पहले आईजीएम, ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी जनरेट होगा, आईजीएम। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें वो ग्राफ बताया था, है ना, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है, ये तुम्हारा ग्राफ है तेरा प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि मोर एमनिस्टिक रिस्पॉन्स होता था, है ना, आगे बात समझ में। तो ये मैंने ग्राफ तुम्हें बताया था। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीबॉडी के बारे में ही। नेक्स्ट है देखो आईजीडी। आईजीडी में क्या याद रखना है मुझे, आईजीडी में कुछ नहीं, बस ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका एक फंक्शन है कि ये बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेशन करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन करता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा आईजीई। देखो एलर्जी, एलर्जी, ठीक है, तो ये क्या याद कर रहे हो इसको, कि एलर्जी ड्यूरिंग द, जब मैं एलर्जी पढ़ाऊंगा तो आईजीई के बारे में ये डिस्कस करूंगा। तो ये कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग द एलर्जी के बारे में, ठीक है, एलर्जी, ड्यूरिंग द एलर्जी ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड स्पेसिफिक लिंकेज ये किससे लिंक्ड होता है, लिंक्ड विथ मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल का भी ये रोल होता है एलर्जी में। तो मैं एलर्जी में सारा चीज डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो, लिख देता मास्ट सेल। तो ये क्या करता है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, रिलेटेड टू एनी एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैरासाइट। मान लो कोई पैरासाइट एलर्जी रिएक्शन कराता है, तो उस समय क्या करता है, ये उस समय प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आईजीएम है, पेंटामर है, तो स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन कौन करेगा भाई, स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन कौन करेगा, आईजीएम, ठीक है, आईजीएम। तो ये था हमारा पूरा एंटीबॉडी के बारे में। तो ये देख लो तुम लोग, इस तरह से पूरा लिख लो, ठीक है, जो मैंने बताया वो सारा इस तरह से डायग्राम में तुम्हें मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, इस टेबल के फॉर्म में ही तुम लोग बना सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लो, और ये पूरा होता है हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है ना भाई, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम लोग लेक्चर को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।